बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का। एक ऐसा सवाल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो पाकिस्तानी अवाम की सेहत से मुताल्लिक है। वो मामला जो पाकिस्तानी अवाम के लिए इस वक्त दर्द सर बना हुआ है कि पेशेंट्स को, मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही। वो जब जाते हैं मेडिकल स्टोर पे तो अद्वियात की किल्लत का सामना होता है। ये अद्वियात का बहरान क्यों है पाकिस्तान के अंदर, और सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अद्वियात जो बिल्कुल मिल नहीं रही, आखिर फिर उन्हें महंगे दामों कौन फरोख्त कर रहा है? क्या वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से तैयार भी हो रही हैं या फिर वो जाली अद्वियात हैं? आज इस तमाम तर मसले से मुताल्लिक सवालात हम ऑडियंस की जुबानी भी, और जितना इस मसले को हम देख रहे हैं पिछले एक साल से गंभीर होते हुए, उस तमाम तर तनाजुर में अपने पैनलिस्ट के सामने इन तमाम तर सवालों को रखेंगे। हम मौजूद हैं आज कराची में, और यह है अल निम्रा कॉलेज फॉर नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज, जहां पर हम आज इस अहम मौजू पर अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। एक तहकीक के मुताबिक यह बात भी सामने आई है कि साल 2030 तक पूरे पाकिस्तान के अंदर कम से कम 30 लाख नर्सेस का होना जरूरी है। लेकिन नर्सेस के इस शोबे में जब हम देखते हैं तो यहां पर तलबा और तालिबात और नौजवान मौजूद हैं जिनको शायद बहुत ज्यादा स्कोप दिखाई नहीं देता। और क्या ये नर्सेस 2030 तक इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में दस्तयाब होंगी या नहीं होंगी? अल निम्रा कॉलेज फॉर नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज के डायरेक्टर जनाब असलम खान साहब मौजूद हैं। सर, आपके सामने मैं ये सवाल रखना चाहता हूं, पूरी कौम का सवाल है, क्या पाकिस्तान में नर्सेस तैयार हो रही हैं या फिर सिर्फ तैयार होकर पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं? रहमान रहीम, पाकिस्तान में नर्सेस तैयार हो रही है और क्वालिफाइड और काबिल नर्सेस तैयार हो रही है। लेकिन चूँकि क्या कहते हैं, आजकल फ़ॉरेन में इसकी बड़ी डिमांड है, ख़ास करके कुवैत में। पिछले दिनों कुवैत ने फ़िलिपाइन से जितने भी क्या कहते हैं नर्सेस थी सबों को निकाल दिया है, और पाकिस्तान में जितनी हमारी नर्सेस थी तकरीबन सब तमाम चली गई है। कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा कनाडा में आजकल 22 लाख रुपये पाकिस्तानी तनख्वाह मिल रही है, और ख़लीज में, कुवैत में इसमें 7 लाख रुपये से 11 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या कहते हैं, हम पूरा पाकिस्तान इस सिलसिले में जितने भी कॉलेज हैं, इसमें खास करके प्राइवेट कॉलेज का बड़ा किरदार है कि वो क्वालिफाइड नर्सेज जनरेट कर रही है इंशाअल्लाह। और वो क्या कहते हैं पाकिस्तान में भी खिदमत कर रही है और पाकिस्तान के बाहर भी खिदमत कर रही है। ये खिदमत का इदारा है नर्सेज का, कहने का मकसद में आजकल मेल भी बहुत ज़्यादा इसमें अंदर आ रहे हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल और HSC और यूनिवर्सिटीज़ को मैं कहता हूँ क्या कहते हैं, थोड़ा इसमें अपनी इंस्ट्रक्शन में थोड़ा तरमीम करें, कहने का मकसद को डिसीजन दें कि ताकि प्राइवेट कॉलेजेस और ज़्यादा प्रोड्यूस नर्स कर सकें। ठीक है, आपका इलाक़ भी डाउ यूनिवर्सिटी के साथ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अल निम्रा कॉलेज फॉर नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहा है? कितने नर्सेस की कमी को आप पाकिस्तान में पूरा करने के लिए कैपेबल हैं? इससे ये 10 लाख की नर्सेस कमी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन चूँकि जैसे नर्स को यहाँ तैयार होती है वो तकरीबन 35% 40% बाहर चली जाती है, इसलिए कि वहाँ तनख्वाहें ज़्यादा है। और डाउ यूनिवर्सिटी चूँकि एक अच्छा इदारा है, तकरीबन मेरे ख्याल में नर्सेज वहाँ 40 कॉलेजेस इसके साथ इल्हाक है, एफिलेटेड है। और रजिस्ट्रार अशरफ आग साहब, सैयद कुरैशी साहब इंशाअल्लाह इनका अच्छा इक़दाम है नर्सिंग के हवाले से, हर वक्त अच्छाई करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। सही है। अब अगर हम बात करते हैं अद्वियात की किल्लत की, तो कहीं ना कहीं हर तबके का शख्स, हर एज कैटेगरी का शख्स इससे मुतासिर है। चाहे एक छोटे बच्चे का इलाज हो, एक खातून का इलाज हो, या एक बुजुर्ग आदमी का इलाज हो, हर किसी को अद्वियात की ज़रूरत होती है। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। हमारे साथ कुछ नौजवान तलबा और तालिबात भी मौजूद हैं, मेडिकल कॉलेज से ही वाबस्ता हैं। मैं चाहूँगा कि इनकी ज़ुबानी जो इनके सवालात हैं हम अपने पैनल के सामने रख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सर तोकीर से एक क्वेश्चन है कि जैसे कि वो बता रहे हैं फार्मेसी के बारे में, तो हमारे पास हर स्ट्रीट में जो है फार्मेसीज़ प्रेजेंट है, बनी हुई हैं। हर गली में 2-3 फार्मेसी होती है, कोई छोटी फार्मेसी कोई बड़ी फार्मेसी है। लेकिन हमारे पास जो छोटी फार्मेसी है उससे क्या हम अद्वियात लें या ना लें? क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो होता है लोकल मेडिसिन जो होती हैं वहीं पे पाई जाती है ना। तो बड़ा बुनियादी सवाल है सर कि इतने ज़्यादा मेडिकल स्टोर, केमिस्ट, ड्रग स्टोर मौजूद हैं कि शायद हर जगह अब दस्तयाब है, और अब तो ऑनलाइन भी ये सिलसिले शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक आम सारिफ या एक नौजवान या एक आम मरीज़ किस तरीके से भरोसा कर ले कि उसके पास जो दवाई आ रही है वो असली है, जाली नहीं है? क्योंकि पैकिंग भी समटाइम बिल्कुल सेम होती है। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी फार्मेसी से ही दवा ख़रीदें और छोटी फार्मेसी से नहीं ख़रीदें। ठीक है, ये जो जितनी फार्मेसीज़ हैं इनको बाकायदा लाइसेंस मिला हुआ होता है, और वहाँ पे जो लाइसेंस फार्मेसीज़ हैं, तो जो हमारी जो मेजॉरिटी जो बड़ी कंपनीज़ हैं
वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर उन्हीं फार्मेसीज़ को सप्लाई करती हैं अद्वियात जो कि रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, ये आम सारिफ या आम शहरी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो ये देख सके कि ये दवा सही है या जाली है। ये काम बेसिकली ड्रैप का है। उनके पास बहुत बड़ी एक वर्कफोर्स है जिसको ड्रग इंस्पेक्टर्स कहते हैं। वो इन फार्मेसीज़ को चेक करते हैं और आई थिंक कि ये मैं नहीं कहूँगा कि जाली अद्वियात नहीं मिलती हैं। जब शॉर्टेजेस हो जाती हैं, जब क्राइसिस जैसे आजकल हुआ है, तो जो जाली अद्वियात बनाने वाला माफिया है वो सरगर्म होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले दोनों काम गवर्नमेंट के हैं, ये शहरी का काम नहीं है। ये देखें, जो लाइसेंस फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो मैन्युफैक्चर करके जो अप्रूव डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके थ्रू अप्रूव फार्मेसीज़ पे अपनी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल कराती हैं। अब ये काम गवर्नमेंट का है कि वो ये इंश्योर करे कि ये तमाम अद्वियात हर वक्त एक्सेसिबल हों पेशेंट के लिए और अवेलेबल हों। जब अद्वियात प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होंगी तो ये माफिया सरगर्म नहीं हो सकेगा। दूसरा, अगर है भी तो ये भी गवर्नमेंट का काम है। वो कितनी सारी एजेंसीज़ हैं, FIA है और सारा कुछ है और ड्रैप के वो हैं, तो दे शुड मेक श्योर, ये उनका काम है ड्रग इंस्पेक्टर का, कि वो ये देखें कि कहीं खुदा न खास्ता मार्केट में जाली अद्वियात नहीं आ रही। क्या नाम है आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिशानुल हक है और मेरा जो सवाल है आप सबसे है कि ये जो इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है और बढ़ती जा रही है, तो इससे नर्सिंग प्रोफेशन पे क्या असर पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है? अगर असर पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है इससे? जी, क्या नाम है आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा 2 सवाल है। एक सवाल तो ये है कि मैं एक क्लिनिक में एज आ नर्स स्टाफ जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर एक पर्ची में दवा लिख के दे देता है, तो जब वो आगे जाके मरीज़ किसी फार्मेसी से दवाई लेता है तो वो कुछ और दे देता है। तो ये फार्मासिस्ट के लाइल्मी है या वो अपने पैसों की बचत की खातिर कुछ और दे देता है? और दूसरा सवाल ये है कि जो भी मरीज़, मतलब जो हमारे गरीबी इलाकों में होता है अक्सर, वहाँ पे ये होता है कि डॉक्टर हर मरीज़ को इंजेक्शन लगाता है, हालांकि वो उसकी ट्रीटमेंट ओरली भी हो सकती है, सिरप फॉर्म से या टेबलेट फॉर्म से, तो वो इंजेक्शन क्यों लगाता है? ठीक है, और कोई सवाल आप नौजवानों में से? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नूरुल वाहिद है और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ नर्स हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि महंगाई की वजह से या गुर्बत की वजह से हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब एक वक्त का उसे खाना नहीं मिलता, तो वो अपना जो है केयर कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो गुर्बत की वजह से, तो वो ये अद्वियात ये सब कुछ कैसे वो मैनेज कर सकते हैं? ठीक है, मैं कलेक्टिवली आंसर्स ले लेता हूं। सबसे पहला सवाल, मेडिकल एसोसिएशन की आप रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं डॉक्टर आफ्ताब साहब, ये डॉक्टर्स ने क्या एक वतीरा अपना लिया है कि अगर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे डॉक्टर्स तो ऐसा उन्हें फील होता है कि मरीज ठीक नहीं होगा, और मरीजों को अब ये फील होने लगा है कि कुछ भी हो इंजेक्शन तो लगना ही लगना है। ये क्या मामला है? ये वाकई जो है आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं एक चीज़ जिसको शायद हमारे स्टूडेंट्स या ये जो फैकल्टी से लोग हैं वो अवेयर ना हो कि इस वक्त गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम ये है कि उसने हेल्थ केयर कमीशन बनाया है। हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एक इदारा है। आपको देखें, सिर्फ डॉक्टर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आवाम जो है यानी आम पब्लिक जो है एक मोहल्ले में भी है, उसको भी उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, मीडिया की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन इलाक़ों में जाए, वहाँ पर वो पॉइंट आउट करके जनाब यहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि सबको इंजेक्शन लगा रहा है, सही है, उसकी कंप्लेन पता है किसको आपको करनी है? अब कहीं नहीं करनी, हेल्थ केयर कमीशन को करनी है। हेल्थ किसी इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो आप ये नहीं कि वहाँ लड़ने लग जाएं, आप उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट, उस डॉक्टर के अगेंस्ट आप हेल्थ केयर कमीशन को एक दरख्वास्त लिखेंगे। हेल्थ केयर कमीशन उस डॉक्टर को या उस इंस्टीट्यूट को जहाँ ये मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है वो एक्शन लेगा। तो हेल्थ केयर कमीशन को बाकायदा पाबंद किया गया है कि वो इस चीज़ का तदराक करे, लेकिन इसके साथ साथ जो है पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि जनाब मैंने ख़ुद सेशन किए हैं HIV एड्स के ऊपर,
काफ़ी जगहों पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ये वो सब जगह पे, लेकिन ये है कि हमारी पब्लिक जो है वो खामोश बैठी हुई है। एक पब्लिक में होना क्या चाहिए कि एक CBO बननी चाहिए जो कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। उसी कम्युनिटी के चंद अच्छे लोग मिल के वहाँ एक अपनी एक बना लें छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन, वो उस मोहल्ले के ऊपर विजिलेंट हो कि भाई यहाँ ये हैं डॉक्टर ऐसे जो कि अननेसेसरी इंजेक्शन लगा रहे हैं ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो कि अननेसेसरी डॉक्टरों को ब्राइब दे रही हैं और वो डॉक्टर भी उनसे ले रहे हैं, जनाब वो उनको दौरे करा रहे हैं, गैर मुल्की दौरे करा रहे हैं उनकी। इवन मैं यहाँ तक जानता हूँ कि वो शादियाँ के घर की उसके भी खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो कौन कौन कर रहे हैं, कौन गैर मुल्की दौरे करा रहे हैं, आप ज़रा खुल के बताएं ना इस मैं तो बता रहा हूँ ये ऐसे वो हैं ऐसे यानी कंपनीज़ भी हैं जो डॉक्टरों के को ये फैसिलिटेट करती हैं कि उनकी मेडिसिन यानी जी सिर्फ उन्हीं की लिखी जाए। नहीं, इसमें हमारी कंपनीज़ जो हैं जो उनके जैसे चेयरमैन साहब हैं, इनको हमें ख़ुद डॉक्टर एसोसिएशन को इनको भी इस चीज़ के ऊपर जो है ना रखना चाहिए नज़र। और मैं तौकीर साहब की तरफ अगर इसको इस तरह डाइवर्ट कर लूं कि एक तरफ सर अद्वियात नहीं मिल रही, फार्मा इंडस्ट्री कह रही है हम बनाएं कैसे, 11 महीनों से अप्रूवल रुका हुआ है, यहाँ डॉक्टर्स को दौरे करवाए जा रहे हैं। आखिर ये कौन इतने अच्छे लोग आ गए हैं जो डॉक्टर्स को इतने बाहर के टूर्स करवा देते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है वो इस चीज़ को जो है वो डिस्करेज करती है और इसी तरह मेडिकल कम्युनिटी को भी डिस्करेज करना चाहिए। जिस तरह हर इदारे में 2-4% ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या कंपनी हो, तो उसको हम तो सपोर्ट नहीं करते और उसको डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इस तरह नहीं है कि जो इतना बड़ा हम जैसे कह रहे हैं कि ये होता है। लेकिन बात ये है कि ये सबको मिलजुल के इसको देखना चाहिए। और जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई, क्योंकि देखें हमारे 262 मेंबर्स हैं लेकिन 700 इस वक्त कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में और छोटी छोटी कंपनीज़ भी पाकिस्तान में जो कि हमारे मेंबर नहीं भी हैं। अगर कोई कंपनी इस तरह की चीज़ कर रही है तो ये मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं अगर वो आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर इस तरह होती है। आई थिंक दोनों तरफ से ये देखने की ज़रूरत है, आपकी एसोसिएशन को भी ये देखना चाहिए। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर नईर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डॉक्टर जो दवाई लिखता है जब मार्केट में वो अवेलेबल नहीं होती और सम टाइम केमिस्ट जो है वो जानबूझ के उसको जो सेल करनी होती है उसके पास जो अवेलेबिलिटी होगी तो वो कहते हैं कि जी यही फार्मूला हमारे पास दूसरे नाम में दूसरे ब्रांड में मौजूद है, फिलहाल आप ये ले लीजिए, और मरीज़ खुशी खुशी ले लेता है। और बहुत सारे वाकयात ऐसे भी हुए कि या तो मरीज़ ठीक हो गया या फिर वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। तो फिर ये क्या बनेगा मामला, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अच्छा उमर, मैं आपके सवाल को जो पहला सवाल जो किया था बड़ी फार्मेसी और छोटी फार्मेसी दोनों को मैं कनेक्ट करके एक साथ रिप्लाई कर देती हूँ। देखिए, बड़ी फार्मेसी हो या छोटी फार्मेसी हो, आपने ये देखना है, 2-3 चीज़ें देखनी है कि एक तो जो टेम्परेचर मेंटेन एक रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की, क्या वो टेम्परेचर उसको मेंटेन कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इतनी गर्मी उस फार्मेसी के अंदर है कि जो उसकी जैसे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है मेडिसिन की। सेकंड, आपने ये चीज़ को देखना है कि उसकी सील ओपन ना हो। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है अगर उसकी सील ओपन है तो आप उसको प्लीज़ ना लें। फिर मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ ऑल्टरनेटिव की तरफ से। जी बिल्कुल ऐसा होता है, हम मेडिसिन लिखते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं खुद डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, हम मेडिसिन लिख रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद जब अगले विजिट पे पेशेंट आता है तो हाथ में दूसरा डब्बा लिया हुआ होता है। तो देखें, अगर तो वो फार्मूला वाकई किसी वैल्यूड और जो है वो वेल स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल से है लिंक तो ठीक है। लेकिन अगर वो किसी लोकल कंपनी के साथ है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिसकी कोई क्वालिटी के ऊपर कोई एश्योरेंस नहीं है, तो उसको नहीं लेना चाहिए, उसको डॉक्टर्स को डिस्करेज करना चाहिए। क्योंकि मेडिसिन अगर आप एक पेशेंट ले रहा है और उसकी एफिकेसी ही नहीं है तो पेशेंट को तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। ब्लेम अल्टीमेटली पे डॉक्टर पे आएगा कि डॉक्टर साहब ने तो जी मेडिसिन दी थी, उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये 2-3 चीज़ें जो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं इस सवाल से एक चीज़ जो मैं इसमें कहना चाह रही थी, लेकिन एडिशनली आप ये भी बता दें, क्योंकि आपका ताल्लुक डायग्नोस्टिक लैब से है, क्या वहाँ पर भी इसी तरह होता है कि टेस्ट कुछ लिख दिया जाए और सम टाइम आप कहें कि नहीं
ये भी करा लो साथ में टेस्ट, या ये नहीं है तो ये ऑल्टरनेट कर लो? नहीं उमर, ये जो छोटी लैब्स जो कि अभी मशरूम लैब्स हैं जो कोविड के ज़माने में आ गई हैं मार्केट के अंदर, या उन्होंने बस लैब्स का लेबॉर्ट्री का नाम लिख दिया है पर वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहा है, वहाँ हो सकता है ज़रूर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में हमारी एक पूरी टास्क फोर्स होती है जो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि पेशेंट्स को जो रिज़ल्ट जो टेस्ट लिखे जाए वही परफॉर्म किए जाएँ। अगर कभी कोई ऐसा टेस्ट कोई स्पेशल टेस्ट ऐसा आ जाता है और अगर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती है रिसेप्शनिस्ट के पास, तो वो अपने सीनियर से उसकी हेल्प लेता है, लेकिन वो गलत जो है वो टेस्ट बुक नहीं करता। ठीक है जनाब असलम साहब, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक गालिबन ये तालिब इल्म का सवाल है, क्योंकि जब नौजवानों के जहनों में ये सवाल आता है तो सिर्फ उनका करियर नहीं जुड़ा होता बल्कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भी उसके साथ जुड़ी होती है। क्या इस इन्फ्लेशन की वजह से ये जो नर्सिंग का शोबा है, क्योंकि ये पहले ही बड़ा नज़रअंदाज था, और क्या अब लोग ये भी सोचना शुरू हो जाएंगे कि इसमें कोई स्कोप नहीं है और क्यों हम इस शोबे में आना चाहें? क्योंकि बहुत कम हमें दिखता है करियर काउंसलिंग में कि कोई बच्चा ये कहे कि मैंने आगे चल के नर्स बनना है। मेजॉरिटी हमें यही दिखाई देती है, वो कहते हैं जी हमने डॉक्टर बनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि पहले नर्सिंग 3 साल का था, इसके मतलब नर्सिंग RN कहलाता था, रजिस्टर नर्स कहलाता था, वो 3 साल स्केल 11 में आते, 11 स्केल में आते थे। अब ये होगी जनरल BSN 5 ईयर्स का हो गया है, अब डायरेक्ट 17 में आते हैं। और सबसे ज़्यादा रुझान आजकल हेल्थ इंडस्ट्री में MBBS के बाद BS नर्सिंग के लोग आ रहे हैं। उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, इसकी सैलरी भी ज़्यादा है, पैकेज भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लोग आजकल जनरल BSN की तरफ आए, और भी वहाँ में PharmD है, डॉक्टर फार्मेसी है, डॉक्टर फिजियोथेरापी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, BS पैथोलॉजिस्ट है, बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा MBBS के बाद है जो BS नर्सिंग का है, लोग ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं। उसके स्कोप भी ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है और फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है सर, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट सेगमेंट में मैं आवाम के सामने इस सवाल को रख के गया था, और अब आप जनाब डॉक्टर आफ्ताब साहब आपसे भी, लेकिन पहले तौकीर साहब से इस बात का वाज़ेह जवाब ले लें, फिर डॉक्टर्स उस पर क्या सोचते हैं, फिर आप एक मुज़म्मम राय दीजिएगा मुदल्लिल दलाइल के साथ। अवाम का ये बुनियादी सवाल है कि अगर अद्वियात की किल्लत है, बहरान है, नहीं मिल रही, तो फिर कहीं भी ना मिले, लेकिन उसकी किल्लत पैदा करके और उसे फिर महंगे दामों और 400% ऊपर उस कीमत पे वो अद्वियात या वही इंसुलिन के इंजेक्शंस या वही तमाम तर चीज़ें जो बिल्कुल मार्केट से गायब हैं, वो फिर कहाँ से आ जाती हैं, कैसे इस ब्लैक मार्केट के अंदर आ रही हैं, आइदर वो असली हैं, जाली हैं? तौकीर साहब क्या कहेंगे इस पे? देखें, जब ये अद्वियात अवेलेबल नहीं होंगी, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि फिर 2 माफिया सरगर्म होते हैं, एक जाली अद्वियात का और दूसरा फिर ये स्मगल आ जाती हैं। अच्छा, जो स्मगल अद्वियात आ रही हैं तो वो तो ना हमारे कंट्रोल में है क्योंकि हमने नहीं बनाई, ठीक है। वो एक दवा जब वो अवेलेबल थी, मैं आपको हेपरिन की एग्जांपल देता हूँ अभी, जो अवेलेबल नहीं है, जो कि हर हार्ट पेशेंट को ज़रूर, हमने मांगी उसकी प्राइस 1285 रुपये, जो कि 11 महीने से फंसी हुई है, और इस वक्त वो टर्की से आ रही है स्मगल होके, वो 4000 या 3000 में अवेलेबल है या मिल ही नहीं रही। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब अद्वियात यहाँ अवेलेबल नहीं होंगी ड्यू टू द रीज़न आई हैव ऑलरेडी मेंशन, तो फिर ये स्मगल मिलेंगी और फिर ये ब्लैक मार्केटिंग जो है वो सरगर्म होती है। फिर कुछ केमिस्ट हजरात भी ऐसा करते हैं कि अगर अवेलेबल नहीं है और उनके पास थोड़ा सा स्टॉक रह गया है तो वो उसको 100 रुपए की चीज़ 400 में बेच रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। वो दोनों चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में, हाँ, लेकिन जो एक लाइसेंस्ड कंपनी है जिसको ड्रैप ने लाइसेंस दिया हुआ है, वो गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा प्राइस के अलावा ये दवा बेच ही नहीं सकती, और अगर बेच सकती होती तो आज हम ये 262 प्रोडक्ट्स की रोना ना रो रहे होते, अवेलेबल करा देते। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि आवाम का हक़ है कि उनको अगर वो बीमार हों उनको दवा मिले, और ये गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है। एक बच्चे ने यहाँ सवाल किया था कि गरीब आवाम को खाने को नहीं मिल रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहा, वो इतनी महंगी दवा कैसे ख़रीदे। इसका सवाल बिल्कुल सही है। इसका जवाब ये है कि अनलाइक अदर डेवलप कंट्रीज़, हमारे यहाँ गवर्नमेंट हेल्थ का बजट ही नहीं इतना, तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो अपना हेल्थ का बजट बढ़ाए, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के इदारों में जो उनके इंस्टीट्यूशन हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं,
उसमें इवन कॉस्ट प्राइस तक भी हम अद्वियात मुहैया करते हैं जो उनके टेंडर्स आते हैं। हम इसीलिए ये हमारी तरफ से एक सपोर्ट होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवर्नमेंट का 100 रुपये का बजट है तो 100 रुपये से वो अद्वियात जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ख़रीदेगी स्पेशली एसेंशियल ड्रग्स, तो हम उनको स्पेशल प्राइस पे देते हैं, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे भी देते हैं ताकि गरीब आवाम को वह अद्वियात मिलें। दुनिया भर में तो सेहत की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है, तो गवर्नमेंट को जो सड़कें बन रही हैं या वो जो इतने और प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर हैं, लेकिन बेसिक जो इस वक्त गवर्नमेंट को जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एजुकेशन और हेल्थ पे ना फोकस है गवर्नमेंट का और ना ही उस पर इतने फंड्स हैं। तो मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि हेल्थ सेक्टर को वो आवाम का ख्याल करते हुए उस पर तवज्जो भी दें, उसका जायज़ हक तो कम से कम दिलवाएं उस सेक्टर को। बिल्कुल, और उसमें आप अपने हेल्थ बजट को बढ़ाएं और ताकि आपके जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आपका बजट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अद्वियात जो हैं वो आप ख़रीदें ताकि आवाम को वो मुफ्त अद्वियात वो मुहैया की जाए। और ये पंजाब में हो रहा था। आई थिंक जो शहबाज शरीफ के ज़माने में उन्होंने बहुत वाफिर मकदार में जो है वो अद्वियात अवेलेबल कराई थी और आवाम को फ्री मिलती थी। पिछली गवर्नमेंट ने भी सेहत कार्ड का इजरा किया था, वो एक अच्छा इनिशिएटिव था। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचने वाली हैं ताकि आवाम को। सर, इनिशिएटिव्स तो हो जाते हैं लेकिन आवाम तक उसके नताइज नहीं पहुंच पाते। क्या पाकिस्तान भी दीगर मुमालिक की तरह सेहत के शोबे में अपने आप को आगे लेकर जा सकेगा और पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान के नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सेहत की वो तमाम तर सहूलियात हासिल कर सकेंगे जो जदीद मुमालिक में हमें दिखाई देती हैं? ये सारी बातें भी होंगी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइएगा, डॉक्टर आफ्ताब साहब, कि क्या गरीब आदमी जो है वो अब ये तय कर ले कि अगर उस डॉक्टर के पास उसने जाना है बहुत मजबूरी में तो वो तब भी ना जाए क्योंकि अद्वियात तो मिलनी नहीं है, और अगर मिलनी है तो जिस तरीके से तौकीर साहब ने बताया कि जी इम्पोर्ट होके आ रही हैं, तो फिर अब अद्वियात भी जो है वो सिर्फ अमीरों की हद तक महदूद रह जाएंगी? देखें, मैंने कल ही एक पेशेंट का प्रॉब्लम रिजॉल्व किया है। वो गरीब आदमी था, उसकी थोड़ी सी कुछ ने सपोर्ट की। वो गरीब आदमी जाके कहाँ एडमिट हो गया? लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में 15 तारीख को वो एडमिट हुआ और कल तक उसका 5,60,000 पता नहीं कितने का बिल बन गया है। सही है। अब मैंने बहरहाल कोशिश की, अपनी काविश की, और इन्फेक्शस डिज़ीज़ जो कि आपके नीपा चौरंगी पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर साहब से मिला और जाके उस पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट करवाया वहाँ पे कि भाई ये अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे, और उन लोगों को भी समझाया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं करे। देखें, ये जिन्ना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, SIUT, ये जो और दूसरी सिंध गवर्नमेंट, लियाकताबाद, सऊदाबाद, हर जगह गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल खोले हुए हैं और लाखों मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। गवर्नमेंट एफ़र्ट कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि और आप लोगों में से खुदारा कोई भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो प्राइवेट में भूल के भी ना जाए, वरना बहुत परेशान होगा। ये ज़रूर है कि आप लोगों पे भी कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं, निशानदही करें ऐसे ड्रग स्टोरों की, जो कि मैं तो बताऊं कि अब ऐसे डॉक्टरों ने भी हरकतें शुरू कर दी हैं। मैं ख़ुद अपनी कम्युनिटी के लिए कह रहा हूं कि वो अपने नाम की दवा बनवा देते हैं और जहां वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके बराबर में ही वो दवा मिलेगी, बाकी पूरे कराची में आप रुलते रहें वहाँ आपको वो दवा नहीं मिलेगी। और वो दवा की कीमत अगर दूसरी मेडिसिन में 50 रुपये की होगी तो पता लगा वो मौसूफ उसको 250 रुपये की करके बेच रहे हैं। वो दवा सिर्फ उसी बराबर वाले स्टोर पे मिलेगी। तो अगर ऐसी कई आप लोगों की यानी एक्सपीरियंस में आए कि एक दवा है जो सिर्फ बराबर में मिल रही है और इस पे तो सर हेल्थ कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता ना? नहीं, कंप्लेन करें ना। देखें, हेल्थ केयर कमीशन तो डॉक्टर की अपनी सवाबदीद है कि वो जो चाहे दवाई लिखे। नहीं, देखें, पॉइंट आउट मैंने एक पॉइंट बता दिया ना आपको कि अगर एक मेडिसिन जो सिर्फ बराबर में मिल रही है पूरे कराची में कहीं नहीं मिल रही है तो वो पेशेंट भी सोचे कि जनाब ये क्या मसला है कि ये दवा सिर्फ यहीं पे मिल रही है, बाकी अहमद जनरल स्टोर है जहाँ पे डिस्काउंटेड मिलती है,
वहाँ हर दवा मेडिसिन है, कौसर मेडिकल वहाँ नहीं मिल रही है और पढ़ो गली के अंदर एक ही स्टोर पे मिल रही है। तो ये आप लोगों को भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, कंप्लेन करें। जब तक आप लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा बुनियादी क्वेश्चन इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ साथ साथ आपकी तरफ से ही जवाब आ जाए, फिर तौकीर साहब का भी उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा और डॉक्टर साहिबा का भी, कि ये एक आम आदमी, ये हमारी आवाम और जो टीवी पे हमें देख रहे हैं, ये लोग कैसे एक जाली दवा में और असली दवा में फ़र्क जान सकते हैं? क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले बातें हुई उसमें तो वो पूरा इंस्पेक्टर आएगा उनका रेगुलेटरी अथॉरिटी का और वो फिर सर्वे करेगा, लेकिन तब तक तो कितने लोग जाली अद्वियात इनटेक कर चुके होंगे? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है, लेकिन इससे पहले एक डॉक्टर साहिबा ने जवाब दिया था, तो मैं कि वो दवा का कि एक जगह महंगी मिल रही है, एक जगह सस्ती मिल रही है, तो मैं ये बताऊं कि वाकई जो यानी जो समझ लें कि ब्रांडेड कंपनीज़ जो हैं और जो लोकल मेडिसिन है, उनमें थोड़ा सा एक फ़र्क ये आता है कि एक मेडिसिन है लोसेक मिसाल के तौर पे, वो मिल रही है आपको 60 रुपीज़ की, और उसी का साल्ट जो है दूसरी कंपनी वो 12 रुपये में बेच रही है। तो लोग बोलें कि भाई वो इतनी महंगी है। क्या होता है कि अगर आप वो भी कम क्लेम कर रही है कि मेरे भी आप दवा ले जाके चेक करा लें, साल्ट दोनों के अंदर बिल्कुल जो दवा काम करने वाली है वो पूरी, लेकिन उसके साथ जो एडिशन उसके अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव है उसकी, कि उसके अंदर उसको प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ें एडिशनल डाली जा रही है, हो सकता है कि उस सस्ती वाली में ना हो। काम वो करेगी ज़रूर, लेकिन वो ऐसी चीज़ें एडिशन होने के बाद वो दवा महंगी मिलती है। एक तो ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी जैसे कि आपने कहा कि ये कैसे पता करें कि ये जाली है, वो तो जो डॉक्टर दवा लिख के दे रहा है वो दवा असर ही नहीं करेगी जिस मर्ज़ के लिए लिख के देंगे, और फिर वो डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो दवा खाने से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और सिर्फ वो देखें, डॉक्टर आवाम से ज़्यादा डॉक्टर की ज़िम्मेदारी बनती है, और उसने वही दवा फिर दूसरा पेशेंट आया उस पर भी लिखी, उस पर भी वो दवा काम नहीं, उसका मर्ज़ सही नहीं हो रहा है, तीसरे पेशेंट पे लिखी वही कंपनी की दवा, वो भी काम नहीं करे, या कि मतलब उन्होंने कहा भाई कहाँ से ले रहे हो, इन्वेस्टिगेट करें, पता लगा ये बराबर के ड्रग स्टोर से ले रहे हैं, फिर वहाँ ड्रग स्टोर डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है वो कंप्लेन करे, या कि ये दवा यहाँ जो बिक रही है ये दवा किसी भी मरीज़ के ऊपर काम नहीं कर रही है। ठीक है डॉक्टर साहब जी, कि in order to curtail this availability of spurious drug, ड्रैप ने एक 2 साल पहले स्टार्ट किया था और वो टाइम दिया था कंपनीज को कि 2D बारकोड लगाना। तो अब माशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो 2D बारकोड करती हैं, तो जो एक पेशेंट ले वो उसको बारकोड से उसको स्कैन करके देख सकता है कि ये अच्छा, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई, यानी एक आम सारिफ भी जो है उस 2D बारकोड को स्कैन करके चेक कर सकता है कि वो दवा असली। ये इनिशिएटिव हो गया है और आई थिंक अगले 1 से 2 साल में ये काफ़ी हद तक जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह, शुरू हो गया है, इट विल फर्दर बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है डॉक्टर नईर साहब, बड़ा कंक्लूडिंग पॉइंट मैं आपसे चाहता हूँ कि इस फार्मा इंडस्ट्री के तमाम तर इशू को सामने रखते हुए जब एक आम आदमी इस सारी गुफ्तगू को सुनता है, समझता है, तो क्या वो मायूस नहीं हो जाता होगा कि आखिर जब उसको हकीकत पता लगेगी तो वो अपनी हुकूमत के बारे में, उन इदारों के बारे में क्या सोचेगा जिनकी जिम्मेदारी है पब्लिक को डिलीवर करना? जी बिल्कुल उमर, ऐसा है अनफॉर्चुनेटली, जो लोग ऑलरेडी परेशान हैं महंगाई से, जिनके ऑलरेडी 3 वक्त का खाना अब 2 वक्त पर आ गया है, वो परेशान है। जब वो ये तमाम हक़ाइक़ उनको पता चलते हैं तो वो और उनका जो है मोरल लेवल डाउन होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आप लोगों को, मीडिया को, कि वो इस प्रोग्राम्स के तहत ना सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दे रहा है लेकिन उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी दे रहा है। जैसे अब जैसे आपने बात की कि बारकोड वाली बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कोई एक लेमैन उसको बारकोड का मतलब ना पता हो, वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सका हो, तो अपने अपने लेवल पर ज़रूर उसको प्रमोट करें। इसके अलावा मैं एक सोल्यूशन ज़रूर उमर कहना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि गवर्नमेंट का तो जो रोल है इसके अंदर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल को, क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसमें आप जो है वो सपोर्ट करें, ख़ास तौर पर रॉ मटेरियल के लिए। इसके अलावा अलाइंसेस भी, पब्लिक प्राइवेट अलाइंसेस भी बना सकते हैं। तीसरा, जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सामान शिफा, इसमें रिनाउड कंसल्टेंट है उमर, जो रिनाउड डॉक्टर शाहिद नूर, प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, जो इक्विपमेंट, जो पहले पाकिस्तान में कोई इक्विपमेंट नहीं बनता था, अब वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स, ग्लूकोमीटर्स बनना शुरू हों, ताकि एक तो जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, उसको उस टेस्ट का रेट भी कम मिले
और अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए। ग्लूकोमीटर अभी बन गया और वेंटिलेटर के ऊपर काम आ रहा है, बहुत सी डिवाइसेस मार्केट में आ गई हैं। तो आपका ये प्रोग्राम जो है सबसे से लोगों को ये भी अवेयरनेस हो रही है और लोग भी आगे आएँ और इस कार्य खैर में शामिल हों। नाजरीन, आज पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते हैं, उनका आज ये सवाल है कि सेहत जो कि बुनियादी जिम्मेदारी है रियासत के उन तमाम तर इदारों की, बिलखुसूस वजारत सेहत की, चाहे वो सूबाई वजारत हो, सूबाई महकमा हो या फिर फेडरल लेवल के इदारे हों, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान के अवाम को सस्ती अद्वियात और सस्ता इलाज फराहम करने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्योंकि पिछले 75 वर्षों में पाकिस्तान को हमारे असलाफ ने जिस कुर्बानी के साथ बनाया और अल्लाह ने जो इस कौम को इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, क्या इस कौम की सेहत का भी कोई सोच रहा है या नहीं सोच रहा? क्योंकि जब किसी को अद्वियात नहीं मिलती तो उसके जहन में बैक एंड स्टोरी नहीं आती, बल्कि उसको सिर्फ फ्रंट एंड ही दिखाई देता है कि मुझे ये दवाई नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो 400% ऊपर दामों पे मिल रही है। गोया वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ही बुरा समझता है। लेकिन यहाँ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव और साबिक चेयरमैन इस बात को वाजे कर चुके हैं कि अगर पिछले 11 महीनों से एक चीज जो डिले का शिकार है वह अप्रूव हो जाती है तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान के अवाम का वो देरीना मसला हल हो जाएगा जिससे उनकी सेहत जुड़ी हुई है। लेकिन ये कब होगा? ये सवाल है पाकिस्तान का, ये सवाल है अवाम का। आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद थे, हम शुक्रगुजार हैं अल-निम्रा कॉलेज फॉर नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज के डायरेक्टर जनाब असलम खान साहब आपका, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं, और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन जनाब तौकीरुल हक साहब आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और डायग्नोस्टिक लैब को रिप्रेजेंट करती हैं, खुद भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नैयर जबीन साहिबा, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही इस दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक लेकर आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के अवाम को सेहत की वो बुनियादी सहूलियात मिल सकेंगी जिससे पाकिस्तानी मुआशरा एक सेहतमंद मुआशरा कहला सकेगा।